हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसा कि अपना डाइजेशन सिस्टम चल रहा था, उसका अपना पार्ट खत्म हो गया है। आज अपन नया टॉपिक लेके आए हैं, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से। अच्छा कोई टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन क्या होता है, आज हम इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों, तैयार रहें आज के सेशन के लिए आप सभी। और उम्मीद है मुझे आपसे कि आप लगातार अच्छा पढ़ रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। मेहनत करते रहिए। एग्जाम बराबर चल रहे हैं, वर्ग 3 का है, अभी पुलिस का भी आ गया है, और भी एग्जाम है, एसएससी है। तो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगा, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के सेशन के लिए। अपन शॉर्ट सेशन है, अच्छा सेशन है, तैयार रहें। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात करते हैं अपन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, इस प्रकार के जनन में दो विपरीत लिंग वाले जीव, यानी क्या बोल रहा है विपरीत लिंग माने यानी अलग अलग जीव, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। विपरीत लिंग वाले जीव आपस में प्रजनन करते हैं, जनन करते हैं, एक नए जीव का निर्माण करते हैं। क्या बोल रहा है उसने? लैंगिक, इस प्रकार के प्रजनन में दो विपरीत लिंग वाले जीव आपस में प्रजनन कर एक नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे हम लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। कैसे विपरीत लिंग? कैसे? एक मेल एक फीमेल, यानी दो विपरीत लिंग वाले बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विपरीत लिंग ना हो, दोनों विपरीत लिंग वाले हों, तब अपन उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ओके, और अगर एक ही लिंग वाला होता है तो वो सेक्सुअल होता है दोस्तों। इस प्रकार के प्रजनन में दो विपरीत लिंग वाले जीव आपस में प्रजनन कर एक नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे हम लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके दोस्तों, जनन में क्या होता है? अपनी संतति को आगे बढ़ाना, वही तो जनन है। अपनी संतति को आगे बढ़ाना ही तो जनन कहलाते हैं हम, ठीक है ना। तो लैंगिक जनन 3 चरणों में पूर्ण होता है, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 चरणों में पूर्ण होता है, 3 टाइप्स में पूर्ण होता है। कौन सा? अपना गैमीटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, भ्रूणीय विकास। क्या बोल रहा है वो? गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीटो यानी गैमीट का बनना, उसको बोलते हैं हम गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस दोस्तों क्या होता है? गैमीट का बनना, गैमीटोजेनेसिस होता है। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस यानी गैमीट का बनना, ठीक है ना, गैमीट का बनना। फर्टिलाइजेशन, अब जो गैमीट बने हैं आगे फर्टिलाइजेशन होगा उनका, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर आगे कौन सी स्टेज आएगी हमारी? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूण का विकास होगा, जाइगोट बनेगा, फिर भ्रूण बनेगा, उसके बाद भ्रूण का विकास होगा। तो याद रखना है, ये हमारा गैमीटोजेनेसिस है, 3 चरणों में पूर्ण होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके दोस्तों, देखते रहना अच्छे से। गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? जेनेसिस का मतलब होता है कोई चीज का बनना, जेनेसिस का मतलब गैमीट का बनना, तो गैमीट बनना है, ठीक है, उसको बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। अब बात करते हैं अपन, आगे देखते हैं। मेल यानी नर और फीमेल यानी मादा, ठीक है। मेल तथा फीमेल में मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन के द्वारा जनन कोशिका का निर्माण होता है। किसका? जनन कोशिका का, जनरेटिव सेल्स, जनन कोशिका यानी जनरेटिव सेल। मियोसिस यानी अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जनन कोशिका का निर्माण होता है, जिसे गैमीट्स कहते हैं। क्या बोला जाता है दोस्तों? गैमीट्स। यानी मेल तथा फीमेल में मियोसिस डिवीजन हुआ, उसके बाद जनन कोशिका में जिससे क्या निर्माण होता है? गैमीट्स का निर्माण होता है।
अब हम गैमीट्स के निर्माण की प्रक्रिया को हमने पहले बता दिया आपको, क्या बोल रहे हैं, गैमीटोजेनेसिस। तो क्वेश्चन आया दोस्तों, गैमीट के निर्माण को क्या कहा जाता है, गैमीट के निर्माण को गैमीटोजेनेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, क्या बोला जाता है, गैमीटोजेनेसिस बोला जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, फीमेल के द्वारा फीमेल गैमीट मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिसे हम ओवम या अंडाणु कहते हैं। यानी क्या बोल रहा है, वो फीमेल गैमीट कौन सा है हमारा, फीमेल गैमीट है हमारा दोस्तों, कौन सा है हमारा, ओवम। ठीक है, यानी अंडाणु। ठीक है दोस्तों, ये फीमेल का गैमीट होता है अंडाणु। ये कैसा होता है, अगुणित होता है, अगुणित। अगुणित का मतलब हैप्लॉइड, जिसमें एक कोशिका होती है। ठीक है, हैप्लॉइड यानी एन। हैप्लॉइड का मतलब होता है एन, समझना ध्यान से। ये फीमेल के बारे में बता दिया है मैंने। फीमेल का जो गैमीट होता है वो ओवम होता है, जो कैसा होता है, अगुणित होता है। जिसी को कैसा होता है गैमीट, अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड को किससे शो किया जाता है, स्मॉल एन से। ओके दोस्तों, तो क्या कह रहा है वो देखिए, इधर देखिए पहले, फीमेल के द्वारा फीमेल गैमीट यानी मादा युग्मक का निर्माण ओवम कहलाता है। ठीक है, ओवम कहते हैं। बात करते हैं अपन मेल की, मेल की बात करें अपन, जैसे मेल का क्या होता है, स्पर्म होता है। क्या होता है दोस्तों, स्पर्म होता है। ठीक है, स्पर्म क्या होता है, स्पर्म इसका गैमीट है। मेल का गैमीट क्या है, स्पर्म है। ठीक है, फीमेल का गैमीट क्या है, ओवम है। ओके, ये भी कैसा होता है, एन होता है। सेम बिल्कुल, जैसे फीमेल का गैमीट क्या होता है, ओवम होता है, इसको हम हिंदी में अंडाणु बोलते हैं। इसका गैमीट स्पर्म होता है, हिंदी में हम इसको शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं दोनों स्ट्रक्चर, एन शो किया जाता है इसको। आगे देखते हैं अपन, स्पर्म एवं ओवम आपस में फर्टिलाइजेशन निषेचन के द्वारा जाइगोट का निर्माण करते हैं। दोस्तों अभी अपन समझते हैं, अभी समझ आता हूं मैं कैसे। ठीक है, इधर देखिए आप, अच्छे से देखना एक बार। ये क्या है दोस्तों, फीमेल है, ये मेल है। इसके गैमीट कौन से हैं, ओवम है। कौन है, ओवम। इसका क्या है, स्पर्म। इन दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ। एक कैसी स्ट्रक्चर है, एन। ये भी कैसी है, एन। स्पर्म और ओवम दोनों मुलाकात हुई, दोनों मिले, स्पर्म और ओवम, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बन गया हमारा, 2n। ये स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, जाइगोट। क्या होता है, जाइगोट। जाइगोट बन गया, जो कैसी स्ट्रक्चर है, 2n है। कैसी स्ट्रक्चर है दोस्तों, 2n है, यानी द्विगुणित। हिंदी में क्या बोलेंगे, द्विगुणित। ठीक है ना दोस्तों, क्या बोलते हैं, द्विगुणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विगुणित। ओके, क्यों, क्योंकि ओवम एन होता है, स्पर्म भी एन होता है। जब एन एन दोनों मिलेंगे तो 2n का निर्माण होगा, यानी जाइगोट का निर्माण होगा। ये क्या है, ये फीमेल गैमीट है ओवम, ये मेल गैमीट है स्पर्म। ओके, अच्छे से देख लेना है। ठीक है, और जाइगोट ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट का निर्माण करेंगे। अब देखते हैं अपन आगे। वहां जगह नहीं थी इसलिए मैंने आपको यहां समझाया। देखिए इधर, स्पर्म एवं ओवम आपस में फर्टिलाइजेशन के द्वारा जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, जाइगोट का। स्पर्म मेल का गैमीट है, ओवम फीमेल का गैमीट है। दो आपस में फर्टिलाइजेशन हुआ और किसका निर्माण हुआ, जाइगोट का, जो कैसा होता है, 2n होता है। कैसा होता है, 2n होता है। कैसा होता है, 2n। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले पॉइंट पे। स्पर्म एवं ओवम हैप्लॉइड सेल यानी अगुणित कोशिका होते हैं। बता चुका हूं आपको, हैप्लॉइड को अगुणित बोलते हैं हिंदी में, जो फर्टिलाइजेशन या निषेचन के उपरांत जाइगोट का निर्माण करते हैं। आपको बता चुका हूं दोस्तों, मैं ऊपर बता चुका हूं या नहीं, किसका निर्माण करते हैं, जो एक डिप्लॉइड सेल है, द्विगुणित कोशिका है। बता चुका हूं आपको अच्छे से।
सब बता चुका हूं आपको। फीमेल क्या करेगी, ओवम है फीमेल के पास, और मेल के पास क्या है हमारा, स्पर्म है। दोनों ने मिलकर आपस में क्या बनाया दोस्तों, जाइगोट। ठीक है, जो कैसा होता है 2n, ध्यान रखना है कैसा होता है 2n, वही बोल रहा है वो। स्पर्म एवं ओवम हैप्लॉइड सेल है, यानी एन है, हैप्लॉइड का मतलब एन, स्मॉल एन। ठीक है, अगुणित कोशिका हिंदी में होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के उपरांत, यानी फर्टिलाइजेशन होगा दोनों में, ओवम और स्पर्म मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट का निर्माण होगा। और जाइगोट कैसी स्ट्रक्चर है दोस्तों, डिप्लॉयड सेल है, द्विगुणित कोशिका यानी 2n। कैसी है ये, 2n सेल है जाइगोट। ओके, ध्यान रखना है अच्छे से। ये देखिए, देखिए मेल स्पर्म, फीमेल का एग, ये मेल का स्पर्म है दोस्तों। देखिए स्पर्म है, ये फीमेल का क्या है हमारा दोस्तों, ये एग है। आपस में फर्टिलाइजेशन हुआ दोनों का, जाइगोट का निर्माण हुआ। जाइगोट कैसी स्ट्रक्चर है, 2n स्ट्रक्चर है। कैसी है, 2n यानी द्विगुणित। कैसी स्ट्रक्चर है दोस्तों, द्विगुणित। कैसी स्ट्रक्चर है, द्विगुणित स्ट्रक्चर है। ओके, ये देखिए शुक्राणु ने ओवम पे अटैक कर दिया है, ये शुक्राणु है ओवम पे अटैक कर दिया शुक्राणु ने। ये एम्ब्रियो बनेगा, इसके बाद जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा हमारा बेबी। ठीक है दोस्तों, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो और एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, बेबी बनेगा। ओके, ऐसी होती है प्रोसेस, देख लीजिए अच्छे से। अब बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, पुरुष जनन तंत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं, पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र, ये देखिए, ठीक है, ये हमारा पुरुष का डायग्राम है, ये फीमेल का डायग्राम है। डिटेल में बात करेंगे इस पे अपन। ठीक है, अपन बात करते हैं पुरुष जनतंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या कहता है, नर प्रजनन तंत्र, इंग्लिश में बोला जाता है इसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका मुख्य अंग क्या होता है दोस्तों, टेस्टिस, वृषण। मुख्य अंग क्या होता है, टेस्टिस, या हिंदी में बोलते हैं इसको वृषण। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी सहायक अंग, जो सहायक करते हैं। ठीक है, एपिडिडाइमिस, जिसको हम बोलते हैं अपना अधिवृषण, सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल। तीसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, चौथा है कॉपर ग्लैंड। ये इसके एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, किसके, मेल के। किसकी बात कर रहा है, ये किसके हैं, मेल के हैं। किसकी बात हो रही है, मेल की बात हो रही है। ठीक है, ये मेल के एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कौन कौन से, एपिडिडाइमिस, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड्स। हम डायग्राम में अच्छे से देखेंगे दोस्तों। ये हमारा सेमाइनल वेसाइकल है, ठीक है ना, सेमाइनल वेसिकल। ये हमारा, ये कॉपर ग्लैंड है, यानी ये हमारे टेस्टिस हैं। ठीक है, ये हमारी एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस और अच्छे से देखेंगे अपन जब डायग्राम आएगा। ठीक है, ओके, ये बासा डिफरेंसिया है, बासा डिफरेंसिया है, हम और अच्छे से देखेंगे डायग्राम में जब आएगा, अभी डिटेल में। अभी तो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसके, एपिडिडाइमिस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड। ओके दोस्तों, ध्यान रखना है। एक डायग्राम जो दिया है देखिए इधर, ये हमारी सेमिनल वेसिकल, ये आपको दिख रही होगी सेमिनल वेसिकल। ये हमारा जो बना हुआ है, ये हमारा गॉल ब्लैडर। इसके नीचे जो अभी मैंने बताई थी आपको प्रोस्टेट ग्लैंड, मेल में पाई जाएंगी प्रोस्टेट ग्लैंड, आपने देखा होगा प्रोस्टेट। ठीक है ना, प्यूबिक बोन
क्यों पीविक, क्यों कि नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है ये सारा पोर्शन, पेल्विक रीजन में। जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं सभी, ठीक है ना। ये हमारा पेनिस है, स्पॉन्जी यूरिथ्रा, ये वो नली है जहां से मूत्र बाहर निकलता है, जैसे हम यूरिथ्रा बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये एपिडिडाइमिस है ऊपर, अभी अपन ने देखा था। एक डायग्राम और लेके आऊंगा जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी इसमें डायग्राम इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, पर एक डायग्राम और लेके आऊंगा मैं। एपिडिडाइमिस, ये जो है ना दोस्तों, ये हमारा है टेस्टिस, और जिसके अंदर टेस्टिस रखे हुए हैं, जिसके अंदर टेस्टिस रखे हुए हैं, ये देखिए, ये जो टेस्टिस है ना दोस्तों, टेस्टिस जिसके अंदर ये रखे हुए हैं, इसको बोलते हैं हम स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम, स्क्रोटम। इसके अंदर टेस्टिस होते हैं, स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। ये जो गोल गोल दिख रहा है आपको, ये स्क्रोटम है, ये वो टेस्टिस है जिसको हम वृषण बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? वृषण। ये कहां होते हैं? स्क्रोटम के अंदर। वृषण कहां होते हैं? स्क्रोटम के अंदर। एक थैलीनुमा संरचना होती है, जैसी थैली होती है ऐसी एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रोटम, ठीक है। वृषण वहीं पाए जाते हैं, टेस्टिस वहीं पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, इनके अंदर ही हमारे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इनमें भी नली आऊंगी, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, उसके अंदर होगा शुक्राणुओं का निर्माण, आगे आएगा अभी, ठीक है। टेस्टिस, बात करते हैं टेस्टिस की, जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वृषण, ठीक है दोस्तों। ये संख्या में जो होता है ना टेस्टिस वृषण, वो एक जोड़ी होते हैं। वृषण जो होते हैं, टेस्टिस जो होते हैं, वो एक जोड़ी होते हैं, ठीक है। आकार इनका अंडाकार होता है, ओवल आकार के होते हैं, अंडाकार के होते हैं, ठीक है। कौन? वृषण यानी टेस्टिस। ओके, कार्य क्या है? स्पर्म का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? स्पर्म का निर्माण करना। ये काम इसका है, टेस्टिस का, स्पर्म का निर्माण करना, तथा मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करना। मेल सेक्स हार्मोन का क्या करना दोस्तों? निर्माण करना। पूछा जाता है कि स्पर्म का निर्माण कौन कराता है? टेस्टिस। और मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण भी टेस्टिस करता। ओके, याद रखना है, ठीक है। टेस्टिस के बाहर एक पतली त्वचा की थैली होती है, जिसे वृषण कोष या स्क्रोटम कहा जाता है। मैंने क्या बोला था? टेस्टिस के बाहर एक पतली त्वचा की थैली होती है, जिसे वृषण कोष या स्क्रोटम कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वृषण कोष या स्क्रोटम कहा जाता है। ओके, याद रखना है अच्छे से। अगला पॉइंट देखते हैं। गर्भावस्था के दौरान टेस्टिस लोअर एब्डोमिनल कैविटी, निम्न उदर गुहा में स्थित होते हैं, जो जन्म से ठीक पहले स्क्रोटम में चला जाता है। दोस्तों, ये लाइन जो बोल रही है, सुनो ध्यान से। जब एक बच्चा मां के पेट में होता है, अब ये तो पता नहीं है कि भी कौन है, मेल है या फीमेल है। अगर मेल है दोस्तों, मां के पेट में अगर लड़का है, तो जो उसके टेस्टिस होते हैं, जो वृषण होते हैं, क्या दोस्तों? वृषण जो होते हैं वो लोअर एब्डोमिनल कैविटी यानी निम्न उदर गुहा में होते हैं। किस में होते हैं? उदर गुहा में। निम्न उदर गुहा यानी जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, ये डायफ्राम है हमारा, यहां से यहां तक नीचे वाला पार्ट पेल्विक रीजन है, थोरेसिक रीजन। दोस्तों, ये उदर गुहा में होते हैं। किसमें? उदर गुहा में। कब? गर्भावस्था में वृषण उदर गुहा में होते हैं, याद रखना, ठीक है। स्थित होते हैं, जो जन्म से ठीक पहले स्क्रोटम में चला जाता है। जन्म से ठीक पहले। क्यों? क्योंकि वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है गर्भावस्था का, यानी उदर गुहा का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है। एब्डोमिनल कैविटी का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है, जिससे स्पर्म बन नहीं पाते सही से। स्क्रोटम की मदद से टेस्टिस के तापमान को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला? जी, नीचे क्यों जाते हैं? पेल्विक रीजन में क्यों जाते हैं टेस्टिस? उधर गुहा में क्यों नहीं रहते? कारण टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ का तापमान जो टेम्परेचर होता है उधर गुहा का वो ज्यादा होता है, ठीक है। और जो हमारा पेल्विक रीजन का टेम्परेचर होता है वो 2.5 कम होता है, ठीक है। देखिए सर, गर्भावस्था के दौरान
टेस्टिस लोअर एब्डोमिनल कैविटी या निम्न उदर गुहा में स्थित होता है, जो जन्म से ठीक पहले स्क्रोटम में चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होता है, इस वजह से जो वृषण होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो वो खिसक के नीचे पेल्विक रीजन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का तापमान ज्यादा होता है और नीचे का तापमान थोड़ा कम होता है, 2 से 2.5 डिग्री कम होता है, याद रखना है। ठीक है, इतना कम होता है, इस वजह से वो नीचे आ जाते हैं। नीचे का टेम्परेचर जो होता है वो इतना कम हो जाता है, जिस वजह से वो वहां आ जाते हैं, उदर गुहा से नीचे। कहां पे आ जाते हैं? स्क्रोटम में। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। अब स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम वह थैली जैसी संरचना है जिसके अंदर टेस्टिस मिलेगा। स्क्रोटम जो है वह थैलीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर टेस्टिस मिलता है। ठीक है, अब स्क्रोटम की मदद से टेस्टिस यानी वृषण तापमान को नियंत्रित किया जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट लाइन है दोस्तों, याद रखना है। तो टेस्टिस के तापमान को नियंत्रित कौन करता है? स्क्रोटम। टेस्टिस के तापमान को नियंत्रित कौन कर रहा है दोस्तों? स्क्रोटम कर रहा है। ठीक है, स्क्रोटम करता है, याद रखना है। स्क्रोटम की मदद से टेस्टिस के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, याद रखना अच्छे से, ये लाइन अच्छे से पढ़ लेना आप एक बार। थैलीनुमा होती है जो वृषण कोश क्या बोली जाती है इसको। ठीक है, किसको? स्क्रोटम को। ओके, ये संख्या में एक जोड़ी होते हैं, आकार अंडाकार होता है, स्पर्म का निर्माण कराना काम होता है, मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण कराना ये काम होता है टेस्टिस का। ये हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ रहे हैं। किसका? मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं लैंगिक प्रजनन में विविधता अधिक उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है, लैंगिक प्रजनन में विविधता अधिक उत्पन्न होती है। लैंगिक प्रजनन में जब दो विपरीत लिंग वाले लोग आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो विविधता तो आएगी, कॉमन सी बात है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखना है अच्छे से। इधर देखिए, टेस्टिस के अंदर, किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर, यानी वृषण, हिंदी में बोलते हैं वृषण। टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। बेटा मैंने एनसीईआरटी का डाटा लिखा है, 2 से 2.5 या 3 डिग्री सेल्सियस दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी हो सकता है, पर इतना 2 से 2.5 या 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। अगर इतना आ जाए तो आप टिक करना है कि वहां का टेम्परेचर इतना कम होता है। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। अर्थात स्पर्म का निर्माण 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पर होता है, इससे अधिक या तापमान स्पर्म का निर्माण नहीं होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें से हम 2 से 2.5 या 3 डिग्री सेल्सियस घटा देते हैं तो बेटा हमारा इतना ही निकलता है दोस्तों, 34 या 35 डिग्री सेल्सियस। ओके दोस्तों, याद रखना है अच्छे से। इससे अधिक तापमान पर अगर तापमान ज्यादा होगा तो स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाएगा। तापमान यानी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो स्पर्म का निर्माण नहीं होगा टेस्टिस के अंदर। ओके, समझ में आई मेरी बात? क्या हो रहा है इसमें, फिर से देख ले एक बार। टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होता है, अर्थात स्पर्म का निर्माण 34 से 35 डिग्री पर होता है। इससे अधिक या कम तापमान पर स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, चलो, तापमान को नियंत्रित करने के लिए जोड़े के मौसम में स्क्रोटम सिकुड़कर छोटा हो जाता है। यानी आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम पे जो स्क्रोटम होता है, यानी हमारा नीचे का पार्ट होता है, वो सिकुड़कर छोटा हो जाता है, जिससे टेस्टिस शरीर के पास आ जाता है। जबकि गर्मी के मौसम में स्क्रोटम में प्रसार होता है, यानी एक्सेप्शन होता है, बढ़ जाता है, होने के कारण टेस्टिस शरीर से दूर चला जाता है और इस प्रकार तापमान को नियंत्रित करता है। कौन? स्क्रोटम। इस प्रकार तापमान को नियंत्रित करके रखता है स्क्रोटम। ओके दोस्तों, समझ में आया? अच्छे से देखना है। ठीक है, तापमान को नियंत्रित करने के लिए जोड़े में मौसम स्क्रोटम सिकुड़कर छोटा हो जाता है, टेस्टिस शरीर के पास आ जाता है, जबकि गर्मियों में स्क्रोटम जो होगा वो प्रसार होने के कारण टेस्टिस शरीर के दूर चला जाता है। इस प्रकार तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है। ओके, अगली लाइन देखिए, टेस्टिस से इंपोर्टेंट है, आया हुआ है क्वेश्चन। टेस्टिस से एंड्रोजन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा यहां से। ये देखिए, टेस्टिस से यानी वृषण से एंड्रोजन नामक हार्मोन का स्रावण 10 से 12 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। क्या बोला उसने? जो टेस्टिस होता है
जो वृषण होता है वो एंड्रोजन नामक हार्मोन का स्रावण करने लगता है। कब कब श्रावण कब से चालू हो जाता है? 10 से 12 वर्ष की, यानी 10 से 12 साल के जब हम हो जाते हैं तब एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट होने लगेगा हमारे टेस्टिस से। ओके, अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, जहां मेल में भारी लक्षण के रूप में आवाज का मोटा होना, यानी आवाज भारी होने लगती है हमारी, दाढ़ी मूछ का आना बिल्कुल आने लगती है। जब हम 13-14 साल के हो जाते हैं तो हमारी दाढ़ी मूछ हल्की हल्की आने लगती है, आवाज भारी होने लगती है। तो एंड्रोजन नामक हार्मोन किससे निकलता है? टेस्टिस से। टेस्टिस से एंड्रोजन नामक हार्मोन निकलता है। देखिए आगे, गतिशील जीवाणु कोशिका को नरयुग्मक कहा जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को नरयुग्मक कहा जाता है, यानी मेल गैमिट कहा जाता है। मेल गैमिट गतिशील होता है। टेस्टिस आंतरिक रूप से कई खंडों या लोब में विभाजित होता है। जो टेस्टिस होता है दोस्तों, आंतरिक रूप से मतलब अंदर वाली स्ट्रक्चर हम जब देखेंगे तो आंतरिक रूप से कई भागों में विभाजित होता है। प्रत्येक लोब, बेटा आपने देखा होगा टेस्टिस है, ये कई पालियों में विभाजित होगा। ये क्या है हमारा? ये हमारा टेस्टिस है, ये कई पालियों में विभाजित होता है। ओके दोस्तों, कई पालियों में विभाजित होगा। प्रत्येक पाली में, प्रत्येक लोब में पतली नलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे प्रत्येक लोब में, यानी प्रत्येक लोब में इस एक लोब जी है, एक लोब जी है, एक लोब जी है, एक जो है, तो बेटा वो बोल रहा है प्रत्येक पतली नलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे सेमनीफेरस ट्यूबुल्स कहा जाता है, यानी शुक्रजनक नलिकाएं। क्या बोलते हैं हिंदी में? शुक्रजनक, शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिकाएं। क्या बोलेंगे इन्हें? शुक्रजनक नलिकाएं बोलेंगे हिंदी में। ओके, ये कितनी होती हैं हर लोब में? 1 से 3, 1 से लेकर 3 होती हैं हर लोब में। ओके, शुक्रजनक नलिकाएं, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। ठीक है, याद रखना है। टेस्टिस के आंतरिक रूप से कई खंडों में या लोब में विभाजित होता है। टेस्टिस प्रत्येक लोब में पतली नलीनुमा संरचना पाई जाएगी, नली जैसी प्रत्येक संरचना पाई जाती है, जिसे सेमनीफेरस ट्यूबुल्स कहा जाता है। ओके, हिंदी में शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। तो दोस्तों याद रखना है अच्छे से, स्पर्म का निर्माण कहां होता है? शुक्राणु कहां बनते हैं? क्वेश्चन आएगा, शुक्राणु कहां बनते हैं? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में। किसके अंदर? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के अंदर शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। लेकिन अगर सेमनीफेरस ट्यूबुल्स ऑप्शन में नहीं दिया है, टेस्टिस ऑप्शन में दिया है, तो टिक कर देना है टेस्टिस को, क्योंकि टेस्टिस के अंदर ही पाई जाती हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स जो होती हैं वो टेस्टिस के अंदर ही पाई जाती हैं। ओके दोस्तों, टेस्टिस के अंदर ही पाई जाती हैं। तो स्पर्म का निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के अंदर होता है। ओके, याद रखना है। तथा मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण किया जाता है, इसलिए सेमनीफेरस ट्यूबुल्स को टेस्टिस की यूनिट कहा जाता है। जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होता है, जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है दोस्तों, उसे टेस्टिस की यूनिट कहा जाता है। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स को टेस्टिस की यूनिट कहा जाता है। जो टेस्टिस होते हैं, जो वृषण होते हैं, जो वृषण होता है दोस्तों, उसकी क्या बोलेंगे? इसको यूनिट कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है सेमनीफेरस ट्यूबुल्स को। ओके, चले आगे। ये देखिए, सभी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, सभी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स आपस में मिलकर टेस्टिस से बाहर, आपस में मिलकर टेस्टिस से बाहर एक घुमावदार गांठनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे एपिडिडाइमिस कहा जाता है। ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस के ऊपर ऐसा निर्माण करेंगी दोस्तों। ठीक है, फिर ऐसी नली जाएगी, फिर ऐसी नली जाएगी। ठीक है, फिर ऐसी नली जाएगी। ये हमारा ये घुमावदार वो कर लेंगी अपना, ये ऐसे घुमावदार बना लेंगी। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एपिडिडाइमिस। सभी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स आपस में मिलकर, ये सेमनीफेरस ट्यूबुल्स हैं दोस्तों, ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगी? टेस्टिस के बाहर एक घुमावदार, यानी ऐसे जैसे ये लिखा है आपके, एक घुमावदार गांठनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे एपिडिडाइमिस कहा जाता है। हिंदी में अधिवृषण, हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिवृषण, अधिवृषण। ठीक है, याद रखना है, हिंदी में अधिवृषण बोलते हैं इनको, एपिडिडाइमिस को। ठीक है, क्या बोला था उसने? सभी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स
आपस में मिलकर टेस्टिस के बाहर एक गांठनुमा संरचना का निर्माण करती हैं। टेस्टिस के बाहर एक गांठनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, ठीक है, जिसे एपिडिडाइमिस कहा जाता है। ये क्या है दोस्तों हमारा, ये क्या है, ये क्या है हमारा एपिडिडाइमिस, ठीक है, एपिडिडाइमिस, ओके, एपिडिडाइमिस, ठीक है, याद रखना है एपिडिडाइमिस। मानव मूत्र में मूत्र और वीर्य के प्रभाव के लिए एक ही मार्ग होता है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ध्यान सुनना। जो मानव का मूत्र होता है, यानी जब हम बाथरूम करते हैं और वीर्य का प्रभाव करते हैं, जो वीर्य आता है और बाथरूम आती है, एक ही मार्ग के द्वारा आते हैं, दोनों एक ही मार्ग के द्वारा आएंगे, मूत्र भी और वीर्य भी, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग, उसे मूत्र मार्ग कहा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मूत्र अलग से आएगा और वीर्य अलग से आएगा, नहीं, दोनों एक ही मार्ग से आते हैं और उस मार्ग का नाम है मूत्र मार्ग, ठीक है। याद रखना है अच्छे से लाइनों को। चलें अच्छे से देखिए अच्छे से एक बार। एपिडिडाइमिस आगे चलकर एक थैलीनुमा, एपिडिडाइमिस आगे चलकर एक नलीनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे स्पर्म डक्ट कहा जाता है। जो एपिडिडाइमिस होता है, अधिवृषण होता है, आगे एक नली दी गई थी बेटा, ये नली गई थी, देखिए आप आगे स्पर्म में, ठीक है ना। तो वो क्या बोल रहा है, एपिडिडाइमिस आगे चलकर एक नलीनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे स्पर्म डक्ट कहा जाता है, ठीक है। स्पर्म डक्ट यानी स्पर्म वाली नलिका जो स्पर्म ले जाती है, स्पर्म डक्ट के आगे वाले हिस्से में सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर तथा कॉपर ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करते हैं। वो ये बोल रहा था, समझो अच्छी से लाइन में, कि स्पर्म डक्ट के आगे हिस्से में, यानी ये हमारा टेस्टिस है, ये यहां से ऐसी नलियां जाएंगी, ठीक है दोस्तों। और बोल रहा था वो आगे हिस्से में क्या बनाएंगी, आगे जाके अपना पूरा डायग्राम बना लेंगी, पूरे उसको कवर कर लेती हैं। हिस्से में सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर और कॉपर ग्लैंड पाए जाते हैं आगे, जो निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करेंगे। यानी कि जो हिस्से हैं आप देख रहे हैं, सेमिनल वेसिकल हो या प्रोस्टेट ग्लैंड हो, यूरिनरी ब्लैडर हो या कॉपर ग्लैंड्स हो, ये जो आप देख रहे हैं उन कार्यों को आप आगे देखेंगे, ठीक है। इनके काम क्या क्या है आप आगे देखेंगे। अभी सेमाइनल वेसिकल के द्वारा मिल्की लिक्विड का निर्माण किया जाता है जो स्पर्म को मूवमेंट के लिए माध्यम उपलब्ध कराता है। क्या बोला, जो सेमाइनल वेसिकल होता है, सेमाइनल वेसिकल होती हैं, उनके द्वारा क्या होता है, मिल्की लिक्विड का निर्माण किया जाता है, ठीक है, दूध जैसा लिक्विड का निर्माण किया जाता है जो स्पर्म को मूवमेंट के लिए माध्यम उपलब्ध कराता है, मूवमेंट के लिए, ठीक, गति के लिए माध्यम उपलब्ध कराता है, गति के लिए, कि स्पर्म जिससे गति कर सके, ठीक है। दूसरा पॉइंट, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा एक एल्कलाइन लिक्विड यानी क्षारीय द्रव, एल्कलाइन का मतलब होता है क्षारीय द्रव, प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा एक एल्कलाइन लिक्विड यानी क्षारीय द्रव के निर्माण होता है, ठीक है, क्षारीय द्रव का निर्माण होता है जो यूरेथ्रा की एसिडिटी को समाप्त करने का कार्य करता है। यानी यूरेथ्रा क्या होता है दोस्तों, जहां से मूत्र आता है, ठीक है ना, यूरेथ्रा की एसिडिटी को क्या कर देगा, एसिडिटी को समाप्त करने का कार्य करता है। तो यूरेथ्रा के अंदर जो एसिडिटी होती है, जो अम्लता होती है, उसको समाप्त करने का काम प्रोस्टेट ग्लैंड करती है, ठीक है। मेल की सहायक अंग है ये प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह, ये अपन देख लिए थे अच्छे से, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा एक एल्कलाइन लिक्विड द्रव का निर्माण होता है जो यूरेथ्रा की एसिडिटी को समाप्त करने के कार्य करता है, ठीक है। चले आगे देखिए, यूरेथ्रा के बाहरी ओपनिंग के ठीक पहले, यूरेथ्रा के बाहरी ओपनिंग के ठीक पहले दोनों तरफ छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसे हम कॉपर ग्लैंड्स का नाम दिया गया, कॉपर ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेथ्रा के बाहरी ओपनिंग
अभी देखिए, ये देखिए, ये यूरेथ्रा है, ये नली आपकी दिख रही है, यूरेथ्रा है, ठीक है ना। इसके ऊपर छोटी छोटी जो ग्लैंड दिख रही है, ये दिख रही है, ये वाली, इन्हें, ये दिख रही है छोटी छोटी आपको, इन्हें बोलते हैं हम क्या, कॉपर ग्लैंड्स, इन्हें बोलते हैं हम कॉपर ग्लैंड्स, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, ये हमारा पूरा पेनिस का डायग्राम है, ये हमने यूरिनरी ब्लैडर दे दिया था, ठीक है ना। ये हमारा सेमिनल वेसिकल था, ये हमारा एपिडिडाइमिस है, ये हमारा बासा डिफरेंस है, ठीक है। तो याद रखना है, ठीक है ना। ये देखिए, यूरेथ्रा की बाहरी ओपनिंग के ठीक पहले दोनों तरफ छोटी छोटी ग्रंथि पाई जाती हैं, जिसे कॉपर ग्लैंड्स कहा जाता है, ठीक है। कॉपर ग्लैंड्स के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट है, कॉपर ग्लैंड्स के द्वारा एक लिक्विड का निर्माण किया जाता है। जो कॉपर ग्लैंड्स होती हैं दोस्तों, मेल के अंदर कॉपर ग्लैंड्स पाई जाएंगी। कॉपर ग्लैंड्स कहां पाई जाती हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं, ठीक है। कॉपर ग्लैंड्स के द्वारा एक लिक्विड का निर्माण किया जाता है, जो प्रजनन की क्रिया के समय स्नेहक या लुम्ब्रिकेंट का कार्य करता है। लुम्ब्रिकेंट मतलब होता है चिपचिपा, चिकना, यानी जब दो लोग मिलके सेक्सुअल कंडीशन में होंगे दोस्तों, उस टाइम पे चिकनाहट पैदा करती है, कौन, कॉपर ग्लैंड्स, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लुब्रिकेंट करता है उस जगह को, ठीक है, चिकनाहट पैदा करता है, जिससे घर्षण के द्वारा होने वाले नुकसान को समाप्त किया जाता है। वो कौन कौन करता है, कॉपर ग्लैंड्स करती है। कौन करती है दोस्तों, कॉपर ग्लैंड्स। कॉपर ग्लैंड्स के द्वारा एक लिक्विड का निर्माण किया जाता है, यानी लिक्विड तरल जैसा निकलेगा, जो प्रजनन क्रिया के समय, जो प्रजनन क्रिया के समय इसमें यह क्या, लुम्ब्रिकेट का कार्य करता है, जिससे घर्षण के द्वारा होने वाले नुकसान को समाप्त किया जाता है, ठीक है। ओके दोस्तों, याद रखना है अच्छे से, जो उस मूवमेंट को वहां पे चिकनाहट पैदा करेगा, ठीक है, कौन, कॉपर ग्लैंड्स। स्पर्म डक्ट का वह हिस्सा जहां यूरिनरी ब्लैडर खुलता है, स्पर्म डक्ट का वह हिस्सा जहां यूरिनरी ब्लैडर खुलता है, उसके आगे वाले भाग को यूरेथ्रा कहा जाता है। आगे वाले भाग को क्या कहा जाता है, यूरेथ्रा। मैंने क्या बोला था, जहां स्पर्म खुल रहा है पूरा अपना, उसके आगे वाले भाग को अपन यूरेथ्रा बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, आगे वाले भाग को यूरेथ्रा बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। स्पर्म डक्ट का वह हिस्सा जहां यूरिनरी ब्लैडर खुलता है, उसके आगे वाले भाग को यूरेथ्रा कहा जाता है। यूरेथ्रा को मूत्रमार्ग बोलते हैं हिंदी में। यूरेथ्रा या मूत्रमार्ग के माध्यम से यूरिन तथा स्पर्म दोनों बाहर निकलते हैं। यूरिन और स्पर्म किसके द्वारा बाहर निकलते हैं, क्वेश्चन आएगा, यूरेथ्रा के द्वारा या मूत्रमार्ग के द्वारा बाहर निकलते हैं दोनों, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के आसपास, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के आसपास लीडिंग सेल्स नामक विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के आसपास लीडिंग सेल्स नामक विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसके द्वारा मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है पेपर में दोस्तों, आ चुका है। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के आसपास लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, लीडिंग नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसके द्वारा मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण किया जाता है, ठीक है। किसका निर्माण किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन का, एंड्रोजन्स का, ठीक है, एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स हार्मोन भी निकाला जाती है, टेस्टोस्टेरोन, लीडिंग सेल्स, ठीक है, इन्हें लीडिंग कोशिकाएं बोलते हैं। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के आसपास लीडिंग सेल्स नामक विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसके द्वारा मेल सेक्स हार्मोन, अब मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन्स का निर्माण किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है, याद रखना है। तो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के आसपास जो लीडिंग सेल्स पाई जाएंगी, उनके द्वारा मेल सेक्स हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है, और एंड्रोजन्स का निर्माण करते हैं ये सेल्स, लीडिंग सेल्स, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, सर्टोली, सर्टोली सेल्स, सर्टोली, सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं, सर्टोली सेल वृषण में पाई जाती हैं, और इनको
पोषण प्रदान करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं। जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, वो स्पर्म को पोषण देती हैं। ठीक है, याद रखना है। शुक्राणु, शुक्राणु को क्या देती हैं? पोषण प्रदान करती हैं। सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाएंगी? वृषण में पाई जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है, शुक्राणुओं को न्यूट्रिएंट्स देंगी, भोजन देंगी, शुक्राणु को पोषण देंगी। कौन? सर्टोली कोशिकाएं। ओके, याद रखना है अच्छे से। स्पर्म काउंट, शुक्राणुओं की संख्या और स्वस्थ पुरुष प्रजनन क्षमता में महत्वपूर्ण कारक है स्पर्म का काउंट करना। वीर्य के एक सैंपल में मौजूद शुक्राणुओं की औसत कुल संख्या को स्पर्म काउंट कहा जाता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निर्देश अनुसार शुक्राणुओं की संख्या 15 मिलियन प्रति मिलीलीटर यानी 39 लाख प्रति सैंपल होनी चाहिए। यानी हर सैंपल में 39 लाख उसमें शुक्राणु होने चाहिए उसके पास, तब वो एक स्वस्थ होगा व्यक्ति, जिससे वो बच्चा पैदा कर सकता है। ठीक है, अन्यथा दिक्कत आएगी उसको। याद रखना है, इसे हम स्पर्म काउंट कहते हैं। मेल सेक्स हार्मोन के कारण, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है हमारा। टेस्टोस्टेरोन के काम क्या है? देखिए, टेस्टोस्टेरोन यह पुरुषों में द्वितीयक यानी सेक्सुअल कैरेक्टर को निर्धारित करता है। यानी सेकेंडरी, क्या? सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को यानी द्वितीयक कैरेक्टर को निर्धारित करता है। दाढ़ी मूछ का निकलना टेस्टोस्टेरोन का लक्षण है। यानी दाढ़ी मूछ अच्छे से आ रही है, यानी हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल अच्छा है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल, आवाज का भारी होना, ये किसका लक्षण है? टेस्टोस्टेरोन का। किसका कैरेक्टर है? टेस्टोस्टेरोन का। सीने का ज्यादा चौड़ा होना, ये किसका कैरेक्टर है? टेस्टोस्टेरोन का। भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर होना, ये टेस्टोस्टेरोन का लक्षण होता है, कैरेक्टर होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है। यह पुरुषों में द्वितीयक सेक्सुअल कैरेक्टर को, द्वितीयक लक्षण को, द्वितीयक लक्षण को क्या करता है? द्वितीयक लक्षण को दोस्तों प्रदर्शित करता है, निर्धारित करता है। अब द्वितीयक लक्षण कौन कौन होते हैं? द्वितीयक लक्षण यानी सेकेंडरी कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं? दाढ़ी मूछ का निकलना, आवाज का भारी होना, सीने का ज्यादा चौड़ा होना और भौतिक रूप से और शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली या ताकतवर होना। ये मेल के अंदर पाया जाता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन। ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। कौन से हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन निकालता है? हमारा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, आई बात समझ में? ये था हमारा मेल हार्मोन। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं अपन, और भी अपन डिटेल में समझेंगे डायग्राम के माध्यम से, और अपन इसको समझेंगे। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का काम क्या है? रिप्रोडक्शन होता क्या है? एक संतति से दूसरी संतति में जाना, यानी अपने जैसी एक संतति बनाना, है ना। यानी जब दो लोग, विपरीत लिंग वाले लोग आपस में सेक्स करते हैं, आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो एक नए जीव का जन्म होता है। उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। ओके दोस्तों, अब सेम प्रजाति से आपने देखा होगा अलैंगिक जनन में, आप ना उसमें प्लांट में पढ़ेंगे क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें देखेंगे अपन सेम जाति, सेम ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, जिसे हम क्लोन कहते हैं, उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे अपना प्लांट रिप्रोडक्शन में। अभी अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा है, और आज अपना जो टॉपिक पहुंचा है अपना, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लगभग खत्म होने पर है। आगे अपन देखेंगे, आगे क्लास में थोड़ा बहुत और होगा, वरना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसके बाद फीमेल आएगा। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोस्तों, आज जो अपन ने टॉपिक पढ़े हैं वही लाइन है जहां से क्वेश्चन आया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उन्हीं लाइनों को कवर किया जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इन लाइनों से बार बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और हमारे चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट से जुड़े रहें। आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा, यहाँ से जुड़े रहें दोस्तों, और लगातार पढ़ाई करते रहें। अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करते रहें, सभी सब्जेक्टों पर अच्छे से कमांड बनाएं, और अपनी मेहनत में कोई कसर ना छोड़ें कि सिलेक्शन में कहीं कोई कमी रह जाए। ओके दोस्तों, चलता हूं मैं, विदा लेता हूं आज के लिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई करते रहें आप लोग, और हमारे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।